पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जा रहा एक पैसेंजर प्लेन रहस्यमय तरीके से एक सुनसान आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। हादसे में बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें बचाने आ जाएगी, लेकिन उनकी यह गलतफहमी भी जल्द ही दूर हो गई, क्योंकि आइलैंड पर कुछ ऐसे रहस्यमयी राज छुपे हुए थे जिन्होंने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दरअसल यहाँ पर पिछले 16 सालों से एक फ्रेंच महिला फंसी हुई थी। उसके मुताबिक इस टापू पर कुछ ऐसे रहस्यमयी लोग रहते हैं जो सिर्फ बच्चे और कमजोर लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। महिला की बातों से सभी लोग समझ जाते हैं कि उनका इस आइलैंड पर क्रैश होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि पहले से ही तय एक साजिश थी, क्योंकि किसी भी विमान के अचानक से हवा में 2 टुकड़े नहीं हो सकते। मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई थी कि तभी आइलैंड पर हजारों सालों से सो रहा एक रहस्यमयी जीव जाग गया। शुरू में तो उसके डर से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जरूरत का सामान खत्म होते देख जैक लॉक के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। जंगल के बीच आते ही उन्हें जमीन के नीचे दफन एक रहस्यमयी बंकर मिल गया। कुछ देर में ही सभी लोग देखते हैं कि वही रहस्यमयी जीव फिर से जाग चुका है। इससे पहले कि वो आइलैंड पर मौजूद सभी जिंदा लोगों को मार देता, जैक ने लॉक के साथ मिलकर बंकर के भारी हैच को डायनामाइट से उड़ा दिया। और यहीं से इस कहानी के पार्ट 2 की शुरुआत हुई। जैक लॉक के साथ अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरी और टूटी सीढ़ी वाली एक सुरंग दिखाई दी। जैक सुरंग के अंदर जाने से साफ मना कर देता है। वो नहीं जानते थे कि अंदर कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है, और हर्ली के श्रापित नंबर्स के मुताबिक भी इस बंकर के अंदर कोई खतरनाक चीज ही मौजूद होगी। इसलिए जैक वापस से कैंप लौटने का फैसला करता है, लेकिन लॉक को सुरंग के अंदर क्या है उसे जानने की बहुत जिज्ञासा थी। इसलिए वो केट के साथ सुरंग के अंदर उतरने का फैसला करता है। लॉक ने पेड़ों की बेलों से एक मजबूत रस्सी तैयार कर ली और केट ने उसे अपनी कमर के साथ बांधकर नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक से लॉक के हाथ से रस्सी छूट गई और केट तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी। सही मौका रहते लॉक रस्सी को फिर से मजबूती से पकड़ लेता है। वही केट को जमीन पर पड़े शीशे में से एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी सुरंग के अंदर एक तेज रोशनी चमक पड़ी। लॉक जोर जोर से चिल्लाकर केट को पुकार रहा था कि तभी उसके हाथ में पकड़ी रस्सी अचानक से नीचे की तरफ खींचने लगी। देखते ही देखते केट को कोई रहस्यमयी चीज बंकर के अंदर खींच कर ले जाती है। लॉक पागलों की तरह ऊपर से उसे बस पुकारता ही रहा। इसके कुछ देर बाद जैक यहाँ पर आकर देखता है तो उसे दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं देता। इसका साफ मतलब था कि लॉक भी केट को बचाने के लिए सुरंग में उतर चुका है। इस बात से बेखबर जैक ने भी अपनी गन रीलोड करके सुरंग के अंदर छलांग लगा दी। नीचे उतरते ही जैक को चारों तरफ मोटी कंक्रीट की दीवारें दिखाई दी, जिन पर कुछ अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। आगे बढ़ते समय उसकी नजर सीमेंट से बनी एक और मोटी दीवार पर पड़ी। जैक उसे करीब से देखने के लिए जैसे ही पास गया, तभी उसके गले में लटक रही चाबी खुद ब खुद उस दीवार की तरफ खींचने लगी, जैसे कोई तेज ऊर्जा उसे अपनी तरफ खींच रही हो। जैक कुछ समझ पाता, तभी अचानक से बंकर के अंदर तेज म्यूजिक बजना शुरू हो गया। डर के मारे जैक एक दीवार के पीछे छुप गया और तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी। कमरे के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें एक कतार में पड़ी थीं। जैक एक कंप्यूटर पर अजीब सा निशान बना हुआ देखता है। इससे पहले कि जैक कोई बटन दबा पाता, तभी लॉक ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जैक कुछ समझ पाता, तभी एक आदमी लॉक के सर पर बंदूक तान देता है। आदमी लॉक को मारने की धमकी देकर जैक को अपनी बंदूक नीचे करने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर केट आकर लॉक को उस आदमी के चंगुल से बचा लेती है। लेकिन इस धक्का मुक्की में गोली उसी कंप्यूटर की विंडो पर जा लगी, जिससे कि कंप्यूटर का पूरा सिस्टम खराब हो गया। खराब कंप्यूटर को देखते ही आदमी सबसे कहता है कि वो सब बहुत जल्द ही मरने वाले हैं। जैक के पूछने पर पता चलता है कि आदमी का नाम डेसमंड है और वो पिछले कई सालों से इसी बंकर के अंदर रह रहा था। हर 108 मिनट बाद उसे वही रहस्यमयी कोड कंप्यूटर में डालकर एंटर दबाना था। अगर एक बार भी वो ऐसा नहीं करता तो आइलैंड पर 100 रहे उस रहस्यमयी मॉन्स्टर की शक्तियां आजाद होकर पूरी दुनिया भर में फैल जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए डेसमंड जल्दी से खड़ा होकर कंप्यूटर को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो कंप्यूटर को सही नहीं कर पाया। डर के मारे डेसमंड जरूरत का सामान पैक करके यहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ जैक लॉक के साथ एक टेप रिकॉर्डर में वीडियो चालू करता है। वीडियो के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर मार्विन कैंडल था, वो बताता है कि 1970 में खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा कर दिया था, जिससे कि यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा
बहुत ही तेजी से लीक होने लगी। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि अपने इलाके में आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगी। इसलिए उन्होंने इन बंकर्स का आविष्कार किया और ऊर्जा को लीक होने से बचने के लिए कंप्यूटर में हर 108 मिनट बाद उस कोड को इंटर करना था। और इस आइलैंड पर इसके जैसे और बंकर्स भी मौजूद हैं। यही वजह थी कि दीवार के दूसरी तरफ मौजूद ऊर्जा जैक के गले में लटकी चाबी को अपनी तरफ खींच रही थी। सच का पता चलते ही लॉक जल्दी से सईद को बंकर के अंदर बुलाता है, क्योंकि सईद पहले भी सेना में खराब डिवाइसेस को ठीक करता था। दूसरी तरफ माइकल अभी भी सॉयर के साथ समुद्र में भटक रहा था। रात भर समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार दोनों वापस से आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। इतने में ही जिन झाड़ियों में से निकलकर दोनों को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं, जिनके मुताबिक यह वही अनजान लोग थे जिनका जिक्र डेनियल ने पार्ट 1 में किया था। उनमें से एक काला और हट्टा कट्टा आदमी सभी को बुरी तरह मार कर बेहोश कर देता है। होश में आते ही तीनों देखते हैं कि उन्हें एक खड्डे के अंदर कैद कर रखा है। कुछ देर बाद वही काला आदमी एक लड़की को खड्डे में फेंक कर चला जाता है। लड़की का नाम आना था। होश में आते ही वो तीनों को देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन माइकल उसे बताता है कि वो फ्लाइट 815 के बचे हुए सर्वाइवर्स हैं। यह बात सुनते ही आना हैरान हो गई, क्योंकि वो भी उसी फ्लाइट में सफर कर रही थी, लेकिन पीछे वाली सीट पर बैठे होने की वजह से उनका प्लेन आइलैंड के दूसरी तरफ क्रैश हो गया। एना बताती है कि वो बचे हुए लोगों के साथ आइलैंड के दूसरी तरफ जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे भी इन्हीं अनजान लोगों ने पकड़ लिया। सॉयर अपनी गन दिखाकर कहता है कि जैसे ही वो काला आदमी दोबारा से खड्डे के पास आएगा, तभी वो उसे गोली मारकर यहाँ से भाग निकलेंगे। सॉयर अभी तैयारी कर ही रहा था कि तभी आना उसे जोरदार मुक्का मारकर उसकी बंदूक छीन लेती है। वो कुछ समझ पाते तभी काला आदमी एक रस्सी नीचे फेंककर आना को बाहर खींच लेता है। दरअसल आना उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी और उसने झूठा नाटक करके बंदूक के साथ तीनों की जानकारी भी हासिल कर ली। तीनों अपनी इस बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उनकी यहाँ से भाग निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही थी। तभी खड्डे का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है, लेकिन इस बार काला आदमी उन्हें रस्सी फेंककर ऊपर बुला रहा था। बाहर निकलकर उन्हें असली सच्चाई का पता चलता है। दरअसल प्लेन के हवा में 2 टुकड़े हो जाने की वजह से उसके पीछे वाला हिस्सा आइलैंड के दूसरी तरफ क्रैश हो गया था और यह लोग कोई और नहीं बल्कि उसी प्लेन के बचे हुए सर्वाइवर थे। इसके बाद हैना सभी को साथ लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ देर तक चलने के बाद वह लोग एक बंकर के पास पहुंच जाते हैं। बाहर से देखने पर बंकर जितना छोटा था, अंदर से उतना ही बड़ा दिखाई देने लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुश्किल से 5 लोग रह रहे थे। माइकल के पूछने पर एक लड़की बताती है कि उनके साथ कुल 23 लोग प्लेन क्रैश में बच गए थे, लेकिन हर रात एक एक करके उनके लगभग 18 लोग गायब हो गए। दूसरी तरफ सईद ने उस कंप्यूटर को सही कर दिया। काउंटडाउन कुछ समय में खत्म होने वाला था। लॉक जल्दी से उसी कोड को डालकर जैक को एंटर दबाने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद यह काम नहीं करना चाहता था। लेकिन जैक को बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक बटन दबाने से वो पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। लोग के काफी गिड़गिड़ाने पर आखिरकार जैक एंटर दबा देता है और टाइमर एक बार फिर से रिसेट होकर 108 मिनट पर चला गया। दूसरी तरफ सुबह होते ही आना तीनों से खाना ढूंढने में मदद करने के लिए कहती हैं। बदले में वो उन्हें उनके ग्रुप के पास छोड़ने का वादा देती है। पिछले पार्ट में माइकल के बेटे वोल्ट को बचाते हुए सॉयर के कंधे में गोली लग गई थी, इसलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। लेकिन जिन अपनी काबिलियत से बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है, वही माइकल जब एक लड़की के साथ जंगल में फल लेने आया था, तभी माइकल अचानक से भाग जाता है। लड़की जल्दी से सभी को वापस आकर उसके बारे में बताती है। जिन और सॉयर समझ जाते हैं कि माइकल अपने बेटे वोल्ट को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया है। सभी उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जिन माइकल को अकेले छोड़ने के लिए नहीं मानता, वो एको को अपने साथ लेकर अकेला ही माइकल को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें माइकल एक झरने के किनारे मिल जाता है। एको उसे समझाता है कि जंगल में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसे खतरनाक लोग घूम रहे हैं जिनके बारे में माइकल अभी भी अनजान था। माइकल को अपने साथ शामिल करके सभी लोग वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। वही कैंप के अंदर शैनन को बहुत ही अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। उसे वोल्ट जंगल के बीच पानी में भीगा हुआ दिखाई देने लगा और हर बार वोल्ट उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए शैनन वोल्ट के कुत्ते को अपने साथ लेकर जंगल में चली गई। सईद उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो भी उसके साथ चला जाता है।
जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। इतने में ही दोनों को वोल्ट झाड़ियों के पीछे खड़ा दिखाई दिया। शैनन तेजी से भागती हुई वोल्ट की तरफ जाती है, लेकिन तभी वहां से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सईद जब वहां पर जाकर देखता है तो आना ने शैनन को गोली मार दी थी। दरअसल जंगल से गुजरते वक्त उन्हें चारों तरफ से वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। हड़बड़ी में आना कुछ समझ नहीं पाई और शैनन के सामने आते ही उसे गोली मार दी। हालांकि यह सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी सईद बदले की आग में आना की तरफ अपनी बंदूक तान देता है। सही मौके पर एको ने उसे नीचे गिराकर उसकी बंदूक छीन ली और उसे बेहोश करके एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब यहाँ से कहानी विमान हादसे वाले दिन पर चली जाती है। हम देखते हैं कि कैसे विमान का पीछे वाला हिस्सा आइलैंड के दूसरी तरफ क्रैश हुआ था। समुद्र में गिरे लोग किसी तरह तैरकर किनारे पर जिंदा पहुंच जाते हैं। इन्हीं लोगों के बीच एना और एको भी मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद जैसे जैक लोगों की मदद करने में जुट गया था, वैसे ही यहाँ पर एना और एको तुरंत लोगों को बचाने में जुट गए। शाम होने तक उन्हें पता चलता है कि हादसे में कुल 23 लोग बच चुके हैं। मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई थी कि उसी रात वही अनजान लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एको ने अपनी सूझबूझ से उनके 2 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उनके भी कुछ लोग मारे गए। आना समझ जाती है कि उनके यहाँ आने से पहले इस आइलैंड पर पहले से ही लोग रह रहे हैं। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद वही अनजान लोग वापस आकर उनके 9 लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। धीरे धीरे लोगों की गिनती कम होते देख आना समझ जाती है कि उनका यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगले दिन ही वो बचे हुए लोगों को साथ लेकर जंगल में किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ी। जैसे जैक के ग्रुप में ईथन नाम का एक आदमी गुपचुप तरीके से उन अनजान लोगों से मिला हुआ था, वैसे ही इस ग्रुप में भी एक आदमी उन्हीं अनजान लोगों का सदस्य था। लेकिन आना ने अपनी चालाकी से जल्द ही उसका पर्दाफाश करके उसे मार डाला। अब बचे हुए लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। अब जिस रात माइकल सॉयर और जिन बोट वाले हादसे के दौरान समुद्र में गिर गए थे, उसके अगले दिन ही जिन इन्हें समुद्र के किनारे बेहोश हालत में मिलता है, यह लोग उसे अनजान लोगों में से एक समझकर बंदी बना लेते हैं। लेकिन जिन उनकी कैद से निकलकर किनारे की तरफ भाग गया और यहीं पर वो माइकल और सॉयर से मिला और यहीं से यह तीनों उनके शक के दायरे में आकर उनके कैदी बन गए। अब कहानी वापस वहीं पर आती है जहां एना ने सईद को बंदी बना रखा था, लेकिन यहाँ पर सॉयर की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। इसलिए एको उसे अपनी पीठ पर लाद कर जैक के पास जाने लगा। जिनको नहीं पता वो जान लो कि जैक एक डॉक्टर था। I'm a doctor. जल्द ही बाकी लोग भी कैंप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आना सईद के पास जंगल में ही रुकती है। अपना आखिरी फैसला करने के बाद उसने सईद की रस्सियां खोल दी। इस बार सईद का गुस्सा शांत हो चुका था और वो उसे बिना कुछ करे चुपचाप शैनन की लाश के पास चला जाता है। शैनन को दफनाने के बाद सभी लोग वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। बंकर में अब पहरा पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिया। हर 1 घंटे बाद बटन दबाने के लिए बारी बारी से सबकी ड्यूटी लगाई गई। जैक को यह सब सिर्फ एक मजाक लग रहा था, इसलिए वह बटन दबाने से मना कर देता है। इसी दौरान एको लॉक को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसे आइलैंड के दूसरी तरफ मिली थी। दोनों वापस से उस साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं। साइंटिस्ट बताता है कि इस कंप्यूटर पर नंबर डालने के अलावा और कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जब दोनों वीडियो देख रहे थे तब माइकल कंप्यूटर के पास बैठा स्क्रीन की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से स्क्रीन पर किसी के हेलो लिखने का मैसेज आया। उसके रिप्लाई में माइकल ने भी हेलो का मैसेज भेज दिया। बातचीत के दौरान माइकल को पता चलता है कि सामने से उसका लापता हुआ बेटा वोल्ट बात कर रहा है। माइकल जल्दी से वोल्ट की लोकेशन पूछता है, लेकिन तभी कमरे के अंदर जैक आ गया। माइकल ने तुरंत कंप्यूटर को बंद करके बातचीत के सारे सबूत मिटा दिए। हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन माइकल को वोल्ट की लोकेशन का पता चल चुका था। वो जल्दी लॉक से गन चलाने की ट्रेनिंग लेकर अगले ही दिन जैक और लॉक को एक कमरे में बंद करके कुछ बंदूकें अपने साथ लेकर वॉल्ट को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद केट और सॉयर यहाँ पर आकर कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। जैक जंगल के खतरों से वाकिफ था, इसलिए वो माइकल की मदद करने के लिए 3 लोगों की एक टीम बनाकर उसका पीछा करने का फैसला करता है। केट भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे साथ आने से मना कर दिया। वो अकेला लॉक और सॉयर को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ एको को चार्ली के बैग से वही ड्रग्स वाली डॉल मिल जाती है जो कि पिछले पार्ट में बून और लॉक ने उस प्लेन के अंदर खोजी थी। एको जल्दी से चार्ली को उस प्लेन के पास चलने के लिए कहता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें वही सोने के दांत वाली लाश दिखाई दी जो कि पिछले पार्ट में बून और लॉक को मिली थी। एको उस लाश को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। अब यहाँ से कहानी हमें एको की पुरानी जिंदगी में लेकर चली जाती है। बचपन के एक हादसे में कुछ गैंग के मेंबर्स उसके गांव में आकर एको के छोटे भाई येमी को एक आदमी को मारने के लिए कहते हैं। अगर उसका भाई उस आदमी को नहीं मारता तो गैंग मेंबर्स उसके छोटे भाई को मार देते हैं। इसलिए एको खुद अपने भाई से बंदूक पकड़कर उस आदमी को मार देता है। बस यही से गैंग के लोग उसे अपने साथ उठाकर ले गए। गुंडों और खतरनाक लोगों के बीच रहने के बाद एको भी एक खतरनाक आदमी बन गया।
किसी आदमी को मारने से पहले वो एक पल भी नहीं कतराता था। इसी दौरान एको को भारी मात्रा में ड्रग्स पुलिस की नजरों से बचाकर दूसरे देश में पहुंचने थे, इसलिए वो अपने भाई येमी, जो कि एक चर्च का एक पादरी था, उससे मदद मांगता है। वो सारा ड्रग्स उसकी बनाई हुई डॉल्स में भरकर दूसरे देश भेजना चाहता था। इसके लिए उसे अपने भाई के सिग्नेचर की जरूरत थी। शुरुआत में उसका भाई इस काम को करने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन जब उसे एको के आदमियों द्वारा उसके लोगों को मारने और चर्च को जलाने की धमकी मिली तो मजबूरी में येमी ने उस कागज पर साइन कर दिए। कागज पर साइन का मतलब यह था कि एको और उसके साथी भी अब पादरी हैं और पुलिस उन्हें धार्मिक समझकर उनकी तलाशी नहीं लेगी। अब वो दिन आ जाता है जब एको उस प्लेन को लेकर दूसरे देश जाने वाला था। उड़ान से ठीक पहले उसका भाई यहाँ पर आकर उसे भागने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसने पुलिस को उनके इस गैर कानूनी धंधे की खबर दे दी है। येमी अपने भाई को यह सारे काम छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह ही रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस भारी हथियारों से लैस गाड़ी में पहुंच जाती है। गुंडों को देखते ही उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पहली ही गोली येमी के सीने में जा लगी। एको अपने भाई को बचाता हुआ उस प्लेन के अंदर लाद देता है, लेकिन उसके साथी एको को धोखेबाज समझकर यहीं पर मरने के लिए छोड़कर प्लेन लेकर भाग जाते हैं और यही प्लेन बाद में इस आइलैंड पर आकर क्रैश हो गया। यानी पार्ट 1 में लॉक ने जो प्लेन देखा था वो दरअसल एको का ही प्लेन था और इस वक्त जो लाश एको के सामने पड़ी है वो उसके किसी दोस्त की लाश है। वो फिर से चार्ली को जल्दी से प्लेन के पास चलने के लिए कहता है। रास्ता भटक जाने की वजह से चार्ली एक पेड़ पर चढ़कर आगे देखने की कोशिश करता है। तभी चारों तरफ फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंजना शुरू हो गई। अगले ही पल वही मॉन्स्टर जमीन को फाड़कर बाहर निकल आया। चार्ली जल्दी से एको को भागने के लिए कहता है, लेकिन एको बिना डरे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो रहस्यमय जीव एक काले धुएं की परछाई में दिखाई दे रहा था। शायद यह वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा हो सकती है जो कि साइंटिस्ट ने उस वीडियो में बताई थी, या फिर सच में यह आइलैंड पर कोई अदृश्य ताकत है। वो काला धुआं कुछ समय तक एको को घूरता रहा और फिर चुपचाप खुद वापस चला गया। चार्ली ये देखकर हैरान था कि एको उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बाद दोनों उस प्लेन तक पहुंच गए। इसी प्लेन के अंदर एको को अपने भाई येमी की लाश मिली। एको उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद वो चार्ली के साथ मिलकर प्लेन को जला देता है। अब सोचने वाली बात है कि लॉक को यह प्लेन सपनों में दिखाई देना कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इस मामूली से दिखने वाले प्लेन के पीछे कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। यह इस थ्योरी को दिखाता है कि किस तरह कुछ लोग यहाँ पर आने से पहले ही इस आइलैंड से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ जैक लॉक और सॉयर के साथ जंगल में काफी आगे आ चुका था, माइकल के निशानों का पीछा करते हुए। तीनों एक ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई करने लगे। अभी वो पहाड़ी चढ़कर ऊपर आए ही थे कि तभी उन्हें अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। जैक को लगा कि माइकल किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए वो तेजी से आवाज की तरफ भागने लगा, लेकिन यहाँ पर पहुंचने तक उन्हें सिर्फ खाली पड़े राउंड्स के अलावा कुछ नहीं मिला। जल्द ही अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए तीनों यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात होते ही लॉक जैक को वापस चलने के लिए कह रहा था। उसका मानना था कि माइकल अपनी मर्जी से कैंप छोड़कर भागा है और उसकी वजह से किसी दूसरे को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। इसी बात को लेकर जैक और लॉक के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। बात और बढ़ पाती तभी उन्हें जंगल में से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सॉयर ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि ये वही बोट वाला आदमी था जिसने सॉयर को गोली मारकर माइकल के बेटे को अगवा कर लिया था। इससे पहले कि सॉयर उसे मार पाता, तभी एक गोली उसके कान को छूकर निकल गई। दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि यह उसका इलाका है और जैक अपने साथियों को लेकर अभी यहाँ से निकल जाए। जैक उसे अकेला समझने की गलती कर रहा था। जैसे ही आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठाए, तभी अचानक से जंगल में बहुत सारी मशालें एक साथ जल उठी, क्योंकि दाढ़ी वाले आदमी के लोगों ने पहले ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन जैक माइकल और उसके बेटे वोल्ट को लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं था। आदमी बताता है कि वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन जैक अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी दाढ़ी वाला आदमी एक औरत को उनके सामने लेकर आया। कपड़ा हटाने पर पता चलता है कि वो औरत केट थी। दरअसल केट छुपकर जैक का पीछा कर रही थी और गलती से इन लोगों के हाथ लग गई। अब जैक के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने हथियार नीचे फेंक कर केट को अपने साथ लेकर कैंप वापस लौट जाते हैं।
केट को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि जैक का प्लान उसकी बेवकूफी की वजह से फ्लॉप हो गया। दूसरी तरफ वही फ्रेंच महिला डेनियल सईद को ढूंढती हुई उसके पास आई। वो सईद को कुछ दिखाना चाहती थी। दरअसल डेनियल के बिछाए हुए जाल में एक आदमी फंस चुका था। डेनियल का मानना था कि यह आदमी उन्हीं अनजान लोगों में से एक है जो कि इस आइलैंड पर पहले से ही रह रहे हैं। सईद उसे बेहोश करके अपने साथ बंकर के अंदर लेकर चला आया। होश में आते ही आदमी बताता है कि उसका नाम हेनरी है और वो अपनी पत्नी के साथ एक बैलून राइड के जरिए पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन गलती से इस आइलैंड पर क्रैश हो गया। सईद को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो जैक और लॉक को बाहर भेजकर दरवाजे को अंदर से बंद करके हेनरी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। दरवाजे को खोलने का पासवर्ड सिर्फ लॉक को पता था, लेकिन वो सईद की बात से सहमत होकर जैक को उसका पासवर्ड नहीं बताता। जल्द ही कंप्यूटर में वो कोड डालकर बटन दबाने का समय नजदीक आ गया, लेकिन जैक लॉक को वो बटन दबाने से रोक रहा था। जैक को पूरा भरोसा था कि टाइमर 0 होने पर कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन लॉक, जो इस आइलैंड को एक चमत्कार समझ रहा था, उसे मजबूरी में दरवाजे को खोलना पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइमर पहले ही 0 हो चुका था। सामने वाली दीवार पर अब टाइमर की जगह कुछ अजीब प्रकार के चिन्ह दिखाई देने लगे, लेकिन लॉक फिर भी बार बार उसी कोड को एंटर करता रहा। खुशकिस्मती से टाइमर एक बार फिर से रिसेट होकर 108 मिनट पर चला गया। दूसरी तरफ क्लेयर को जब ईथन पिछले पार्ट में अगवा करके ले गया था, तब वो अपनी सारी याददाश्त भूल गई थी, लेकिन अब उसे वापस से धीरे धीरे करके कुछ यादें याद आ रही हैं। सच का पता लगाने के लिए वो अपने बच्चे को सन के पास छोड़कर केट और डेनियल को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई देने लगी। उन्हीं यादों की मदद से वो जंगल के बीच एक दूसरे बंकर को खोज लेती है। बंकर के अंदर घुसते ही क्लेयर हर चीज को गौर से देखने लगी और यहीं पर उसे सब कुछ याद आ गया। दरअसल ईथन उसे अगवा करके इसी बंकर के अंदर लेकर आया था। उसे और उसके होने वाले बच्चे को हर रोज कुछ दवाइयां दी जाती थी और साथ ही में उसे भारी ड्रग्स के नशे में रखा गया ताकि वो कुछ भी याद ना रख पाए। लेकिन यहाँ पर एक भली लड़की क्लेयर को दिखाती है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और यह लड़की डेनियल की बेटी एलेक्स थी, जिसे 16 साल पहले यही टापू वाले अनजान लोग उठाकर ले गए थे। एलेक्स क्लेयर को साथ लेकर बंकर से भाग निकली। ज्यादा नशे में होने की वजह से क्लेयर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब वो जंगल के बीचों बीच अकेली पड़ी थी। इससे पहले कि ईथन के लोग उसे वापस से बंकर के अंदर ले जाते, तभी यहाँ पर डेनियल आकर उसे फिर से बेहोश करके कैंप के बाहर छोड़ देती है। यही वजह थी कि वापस लौटने के बाद क्लेयर के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वही लॉक एना के पास आकर उसे हेनरी के बारे में बता देता है। लॉक चाहता था कि एना हेनरी से पूछताछ करे, क्योंकि एना एक पुलिस वाली थी। एना के पूछताछ करने पर हेनरी उसे भी वही बलून वाली कहानी सुना देता है। उस पर यकीन करने के लिए एना उसे उस जगह और उसकी पत्नी की कब्र का नक्शा बनाकर देने के लिए कहती है। हेनरी ने बिना झिझक के उसे वो नक्शा बनाकर दे दिया। एना बिना जैक और लॉक को बताएं सईद और चार्ली के साथ लेकर उस जगह की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर में ही वो उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और हेनरी ने जो बताया था वो बिल्कुल सच था। यहाँ पर वही बैलून और उसकी पत्नी की कब्र भी थी। दूसरी तरफ बंकर के अंदर लॉक जब अपना काम कर रहा था, तभी स्पीकर के अंदर से कुछ नंबरों की गिनती चालू हो गई। जैसे ही गिनती 0 पर हुई, तभी बंकर के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। खुशकिस्मती से लॉक एक दरवाजे के नीचे लोहे की रोड फंसा देता है। दरवाजों के यूं बंद होने का कारण हमें आगे पता चलने वाला है। फिलहाल लॉक हेनरी की मदद लेकर उस दरवाजे से निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। दोनों ने दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसके नीचे छोटा सा बक्सा फंसा दिया। जैसे ही लॉक उस छोटे रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा, तभी बक्सा दब गया और वो भारी लोहे का दरवाजा लॉक के पैरों पर आ गिरा। इससे पहले कि दरवाजा लॉक के 2 टुकड़े कर देता, हेनरी ने उसके नीचे लोहे की मजबूत प्लेटें लगा दी। इससे लॉक को कुछ समय के लिए राहत की सांस मिली, लेकिन तभी अचानक से कंप्यूटर में कोड डालने वाला अलार्म भी बजना चालू हो गया। बदकिस्मती से कंप्यूटर दरवाजे के दूसरी तरफ था, इसीलिए लॉक हेनरी को वो कोड बताकर वेंटिलेशन पाइप से उस कमरे में जाने के लिए कहता है। हेनरी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ यहाँ से निकल गया, लेकिन अलार्म अब पहले से भी ज्यादा आवाज में बजाना शुरू हो गया। तभी पूरे बंकर की बिजली एक झटके के साथ चली गई और अचानक से एक नीली रोशनी पूरे बंकर में फैल गई। तभी लॉक के सामने वाले दरवाजे पर एक नक्शा दिखाई देने लगा। नक्शे के अंदर पूरे आइलैंड पर बने अलग अलग बंकर के बारे में जानकारी दी गई थी।
और उनके बीच बनी लाइंस इस बात को दिखा रही थी कि यह बंकर आपस में जुड़े हुए हैं। लॉक उसे ध्यान से देख पाता तभी लाइट वापस आ गई और सभी दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। हेनरी ने भी कंप्यूटर में वो रहस्यमय कोड डाल दिया था जिससे कि माहौल फिर से सामान्य हो गया। जैक केट के साथ जब बंकर में वापस लौट रहा था तभी वो देखते हैं कि बंकर के बाहर किसी ने बहुत सारा खाना छोड़ दिया है। ये खाना कैसे और कहां से आया किसी को पता नहीं चला। यहीं पर आना भी सईद और चार्ली के साथ वापस लौट आई थी। सभी एक साथ बंकर के अंदर गए और आते ही उन्होंने हेनरी को बंदूक की नोक पर ले लिया, क्योंकि हेनरी ने जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल सच थी। लेकिन जब सईद ने उसकी पत्नी की कब्र को खोद कर देखा तो वहां पर औरत नहीं बल्कि एक आदमी की लाश मिली और उस आदमी का नाम हेनरी था। मतलब कि अब उनके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं रहस्यमयी लोगों का साथी है जिन्होंने जैक को जंगल में घेर लिया था। अब तक ये आदमी जिसका असली नाम बेन है वो इनके साथ गेम खेल रहा था, लेकिन अब जैक के पास एक मौका है। वो बेन के बदले माइकल और वोल्ट का सौदा कर सकता है, इसलिए वो बिना देर करे केट को साथ लेकर वापस से उसी बलून वाली जगह पर चला गया। रात को जब दोनों आग के किनारे बैठे थे तभी उन्हें झाड़ियां में से कोई उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। करीब से देखने पर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि माइकल है जो कि बहुत नाजुक हालत में था। जैक उसे अपने साथ लेकर वापस बंकर के अंदर आ गया। होश में आते ही माइकल सभी को बताता है कि उसने उन अनजान लोगों को देखा और वो जानता है कि इस वक्त वो कहां पर रह रहे हैं। माइकल की जुबान पर झूठ साफ झलक रहा था, लेकिन जैक इस बात को नहीं समझ पाया। इसके कुछ समय बाद जब बंकर के अंदर माइकल और आना अकेले थे तब माइकल ने उसकी गन देखने के बहाने आना से उसकी गन ले ली और बाद में उसी गन से उसने आना को गोली मार दी। इतने में ही यहाँ पर लिबी आ गई। हड़बड़ी में माइकल कुछ समझ नहीं पाया और उसने जल्दबाजी में लिबी को भी गोली मार दी। किसी को शक ना हो इसलिए उसने अपने कंधे में गोली मारकर बेन को आजाद कर दिया। जब जैक अपने साथियों के साथ बंकर के अंदर पहुंचा तब माइकल ने उसे झूठी कहानी बता दी। उसने कहा कि बेन सभी को गोली मारकर यहाँ से भाग गया। इतने में ही यहाँ पर एको आ गया। एको लॉक के साथ मिलकर बेन को ढूंढने का फैसला करता है। बीच रास्ते में आकर एको लॉक से उस क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछता है, वही क्वेश्चन मार्क जो लॉक ने उस दरवाजे पर बने नक्शे में देखा था। दरअसल एको को एक सपना आया था जिसमें कि एना और उसका भाई येमी उसे लॉक की उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह को ढूंढने में मदद करने के लिए कह रहे थे। लॉक इस बात से हैरान था कि एको को उसके बारे में कैसे पता चला। दोनों उसी नक्शे को फॉलो करते हुए उसी क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी इसलिए दोनों सुबह आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही रास्ता देखने के लिए एको जैसे ही पहाड़ी चढ़कर ऊपर गया तभी उसे वही निशान बिल्कुल उसके सामने दिखाई दे रहा था। नीचे आकर वो मिट्टी को बड़ी ही बारीकी से देखने लगा। जैसे ही उन्होंने प्लेन को धकेला तभी उन्हें उसके नीचे एक और सीक्रेट बंकर दिखाई दे गया। खुशकिस्मती से उसका दरवाजा बड़ी ही आसानी से खुल गया। दोनों को बंकर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई थीं, जैसे कि यह कोई कंट्रोल रूम हो। जैसे ही लॉक ने सिस्टम को चालू किया तभी एक स्क्रीन ऑन हो गई और वो अपने पुराने बंकर को लाइव देख पा रहे थे। दोनों समझ जाते हैं कि यह सभी बंकर्स पर नजर रखने वाला एक सीसीटीवी रूम है, लेकिन यहाँ के कुछ सिस्टम्स अभी काम नहीं कर रहे थे। यहीं पर लॉक को वो सारी एंट्रीज के प्रिंट मिल गए जो भी उन्होंने अब तक उस कंप्यूटर में डाली थी। इसी दौरान उन्हें एक और टेप रिकॉर्डर मिली, लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने एक हैरान कर देने वाली बात बताई। दरअसल बटन दबाने से दुनिया नहीं बच रही, बल्कि वैज्ञानिक सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि चूहे की तरह इंसान को अगर एक ही काम बार बार करने को कहा जाए तो वह दबाव में कैसे बर्ताव करता है। साइंटिस्ट की यह बात सुनकर लॉक अंदर से पूरी तरह टूट गया। जिस आइलैंड को वो अभी तक एक चमत्कार समझ रहा था वो सिर्फ उनके लिए एक प्रयोगशाला बनकर रह गया। लॉक ने फैसला कर लिया कि अब वो उस वाहियात बटन को दबाना बंद कर देगा, लेकिन अब एको को यह सब सच लग रहा था। एको ने कहा कि भले ही वीडियो इसे एक प्रयोग कह रहा हो, लेकिन जिस तरह से सपने के जरिए वे इस जगह तक पहुंचे हैं वह कोई इत्तेफाक नहीं है। एको ने लॉक से कहा, अगर तुम बटन नहीं दबाओगे तो मैं दबाऊंगा। और दोस्तों यह बात सच थी। साइंटिस्ट ने यह झूठी वीडियो जानबूझकर बनाई थी ताकि इस बंकर में बैठे लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ समझकर अपना काम करते रहें। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि एक पर्ची को जलाकर फेंक देता है और अब हम देखने वाले हैं कि बंकर से भागने के बाद माइकल के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले माइकल ने लॉक को पीछे से सर पर मारकर उस बेहोश कर दिया।
और बाद में कंप्यूटर पर अपने बेटे से बात की। वॉल्ट उसे समुद्र तट के पास एक बड़े से छेद के पास बुला रहा था। माइकल ने बिना एक पल गवाए जैक को बंदूक की नोक पर लेकर लॉक के साथ उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वो एक कंपास की मदद से तेजी से उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन माइकल नहीं जानता था कि वो पहले से ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। दरअसल कंप्यूटर पर उसका बेटा नहीं बल्कि वही अनजान लोग बात कर रहे थे। जैसे ही माइकल उनके इलाके में पहुंचा, उनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। वे अनजान लोग किसी तरह माइकल को जिंदा पकड़ लेते हैं और ये वही गोलियों की आवाज थी जो कि जैक ने अपने साथियों के साथ माइकल का पीछा करते हुए सुनी थी। रात को उन्होंने माइकल को जंगल में ही कैद करके रखा और माइकल के सामने वही दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। वो माइकल को एलेक्स की निगरानी में छोड़कर जैक और उसके साथियों से बात करने चला गया। मतलब कि यह वही रात है, लेकिन हम इसे माइकल के नजरिए से देख रहे हैं। इसके बाद वो माइकल को अपने साथ लेकर आइलैंड के खुफिया हिस्से में ले आए। यहीं पर वो माइकल को उसके बेटे वोल्ट से भी मिलवाते हैं। उन्होंने माइकल के सामने एक शर्त रखी, अगर माइकल अपने बेटे को लेकर इस आइलैंड से निकलना चाहता है तो उसे कागज पर लिखे नाम वाले लोगों को उनके हवाले करना होगा। कागज पर जैक, केट, हर्ली और सॉयर का नाम लिखा हुआ था। माइकल उनकी इस शर्त को मान गया और जानबूझकर उस दिन जैक और केट के पास बेहोशी की हालत में आकर गिरा। अब प्रेजेंट में माइकल जैक की मदद से अपने बेटे को वापस लाना चाहता था, लेकिन यह उसकी चाल थी। वो जानबूझकर जैक को सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ लेकर चलने के लिए कहता है जिनका नाम कागज पर लिखा हुआ था। जैक भी बिना झिझक के उसकी बात मान गया, लेकिन सईद भी उसके साथ चलने की जिद करने लगा क्योंकि सईद एक सैनिक था, लेकिन माइकल ने उसे साथ लेने से साफ मना कर दिया। माइकल का यह बर्ताव देखकर सईद को कुछ गड़बड़ लगी। सेना में होने की वजह से वो तुरंत समझ गया कि यह माइकल की कोई चाल है। उसने जैक को सावधान रहने की चेतावनी देकर एक नया प्लान बना लिया। आना और लिबी को दफनाकर वो 5 लोग निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें समुद्र के बीच एक बोट दिखाई दी। बिना एक पल गवाए जैक ने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। बोट पर पहुंचते ही किसी ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ढक्कन खोलकर देखने पर पता चला कि वहां पर वही बंकर वाला आदमी डेसमंड नशे की हालत में धुत पड़ा था। जैक ने उससे वापस लौटने का कारण पूछा, तब डेसमंड ने हंसते हुए बताया कि वो पिछले 2 हफ्तों से एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक से वो वापस इसी आइलैंड पर लौट आया। यह आइलैंड भी फ्रम वाले टाउन की तरह ही है। बाहर निकलने की ख्वाहिश रखने वाला घूमा फिरा कर यहीं पर वापस आ जाता है। खैर, अगली सुबह होते ही माइकल सभी को साथ लेकर निकल पड़ा। प्लान के मुताबिक सईद बोट के रास्ते से उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जिसका पता माइकल ने बताया था। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए इन पर वही अनजान लोग हमला कर देते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी ही आसानी से उनके 2 लोगों को मार गिराया। जैक के सब्र का बांध अब टूट गया, इसलिए वो माइकल को सच बताने के लिए कहता है। डर के मारे माइकल ने कबूल कर लिया कि वो अपने बेटे के बदले इन 4 को उनके हवाले करने वाला है। सच सुनने के बाद कोई भी अब इस सफर को जारी नहीं रखना चाहता था, लेकिन जैक उन्हें फिर भी आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसने सईद के साथ पहले ही प्लान बी बना लिया था। वहीं सईद उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने तुरंत आग जलाकर जैक को इशारा दे दिया। धुएं को देखते ही जैक समझ गया कि अनजान लोग उनके आसपास ही हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी झाड़ियों के बीच से उनकी तरफ कोई बेहोशी वाले तीर फेंकने लगा। देखते ही देखते सभी लोग उनका शिकार हो गए। वे अनजान लोग उन्हें बंदी बनाकर समुद्री तट के पास लेकर आ गए। यहीं पर वो दाढ़ी वाला आदमी और बेन भी मौजूद था। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने माइकल को बंदी नहीं बनाया। दूसरी तरफ लॉक एको को वो बटन दबाने से रोकना चाहता था, इसलिए वो डेसमंड से मदद मांगता है। डेसमंड भी अब देखना चाहता था कि टाइमर 0 होने पर क्या होगा, इसलिए डेसमंड ने एको को कंप्यूटर रूम से बाहर करके वही मजबूत दरवाजे लगा दिए जिसे भेद पाना नामुमकिन था। दोनों चुपचाप बैठकर टाइमर के 0 होने का इंतजार करने लगे। बाहर से एको उनसे दरवाजा खोलने की विनती करता रहा, यहाँ तक कि उसने तो एक डायनामाइट भी दरवाजे पर ब्लास्ट कर दिया, लेकिन इससे दरवाजे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। टाइमर खत्म होने में बस कुछ समय ही बाकी था। तभी डेसमंड की नजर उसी लिस्ट पर पड़ी जो कि लॉक को उस दूसरे बंकर में मिली थी। डेसमंड तुरंत लॉक से वो तारीख पूछता है जिस दिन उनका प्लेन इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था। उस दिन 22 सितंबर की तारीख थी। जैसे ही डेसमंड ने उस तारीख की एंट्रीज देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर सिस्टम फेलियर लिखा आ रहा था।
यानी कि उस दिन सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। और यहीं से कहानी हमें डेसमंड की जिंदगी में लेकर चली गई। डेसमंड एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उस लड़की के पिता विडमोर को डेसमंड से नफरत थी। विडमोर एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसे पहले से ही इस आइलैंड के बारे में खुफिया जानकारी थी, इसलिए उसने जानबूझकर एक बोट रेस का आयोजन किया। अपने प्यार को पाने के लिए डेसमंड ने उसके पिता की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और समुद्र के बीच अपनी बोट के साथ उतर गया। लेकिन एक भयंकर तूफान के कारण वो किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गया। होश में आते ही वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है, जहां पर उसे एक आदमी लैब वाला सूट पहनकर उसी बंकर के अंदर लेकर जा रहा था। उस आदमी का नाम केल्विन था। केल्विन ने शुरुआत में ही डेसमंड से झूठ बोल दिया कि पूरे आइलैंड पर एक जहरीली गैस फैली हुई है और डेसमंड की बोट पूरी तरह तबाह हो गई। इसके बाद उसने डेसमंड को बंकर के सारे कायदे कानून बता दिए। हर एक 108 मिनट बाद वो रहस्यमय बटन दबाना। डेसमंड के पूछने पर केल्विन बताता है कि वो बस दुनिया को बचा रहे हैं। केल्विन यहाँ पहले अपने एक साथी के साथ रहता था और उसके साथी ने ही दरवाजे पर वो रहस्यमय नक्शा बनाया था, लेकिन उसके साथी ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली और हर बार दरवाजा बंद होने के बाद उनके लिए बाहर कोई खाना छोड़ कर जाता था। यही वजह थी कि जब लॉक उस दरवाजे के नीचे फंसा हुआ था तब बाहर कोई खाना छोड़ गया। लेकिन यह बात अभी भी समझ के बाहर है कि खाना कौन छोड़कर जा रहा है। एक दिन नशे की हालत में केल्विन डेसमंड को बताता है कि अगर कभी भी वो बटन दबाना भूल गया और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए तो उसे नीचे आकर इस चाबी से इस वाले लॉक को घुमा देना है। इससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा और बंकर दोनों एक साथ तबाह हो जाएंगे, लेकिन चाबी घुमाने वाला आदमी भी मारा जाएगा। इसी तरह डेसमंड को इस बंकर के अंदर 3 साल बीत गए। हर रोज उसका साथी केल्विन वहीं पीला सूट पहनकर उसे बंकर के अंदर अकेला छोड़कर चला जाता था। एक दिन डेसमंड ने देख लिया कि केल्विन का सूट तो फटा पड़ा है। डेसमंड ने उसका पीछा करने का फैसला किया। डेसमंड देखता है कि बाहर आने के बाद केल्विन ने अपना वो सूट उतार दिया और यहाँ पर डेसमंड को पता चलता है कि केल्विन इतने सालों से उससे झूठ बोल रहा था क्योंकि आइलैंड का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित था और केल्विन हर रोज उसे बाहर जाने का बहाना बनाकर उसकी खराब हो चुकी बोट को रिपेयर कर रहा था ताकि वो खुद डेसमंड को यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से भाग निकले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। हाथापाई के दौरान डेसमंड ने केल्विन का सर जोर से पत्थर के साथ पटक दिया और केल्विन की मौके पर ही मौत हो गई। डेसमंड जल्दी से उसके गले में से उसी चाबी को लेकर बंकर की तरफ भागता है और आज तारीख थी 22 सितंबर। इसी दिन जैक और उसके साथियों का प्लेन आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाला था। बंकर के बटन दबाने का समय अब हाथ से निकल गया और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा तेजी से लीक होने लगी। इसी लीक हो रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा ने फ्लाइट 815 के हवा में ही 2 टुकड़े कर दिए और सभी यात्री इस आइलैंड पर क्रैश हो गए। मतलब कि प्लेन का क्रैश होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह सब डेसमंड की गलती की वजह से हुआ था। डेसमंड लगातार कंप्यूटर पर एंटर दबाता रहा और खुशकिस्मती से टाइमर एक बार फिर से रिसेट हो गया। याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा और वो काले धुएं वाला मॉन्स्टर दोनों अलग अलग हैं। ब्लैक मॉन्स्टर की कहानी भी हमें अगले पार्ट्स में पता चलने वाली है। खैर, प्रेजेंट टाइम में डेसमंड लॉक को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस बटन को दबाना ही होगा, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन लॉक ने गुस्से में आकर उस कंप्यूटर को ही तोड़ डाला। दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद भी अब उनकी खत्म हो गई। लेकिन तभी डेसमंड को वो चाबी याद आई जो कि केल्विन ने उसे बताई थी। समय भी हाथ से निकलता जा रहा था। डेसमंड जल्दी से उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से उसे वो चाबी एक किताब के अंदर मिल गई। टाइमर खत्म होने में अब सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी थे। लॉक उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन डेसमंड उसे समझाता है कि यह सब कुछ असली है। इसके तुरंत बाद टाइमर खत्म हो गया और पूरा बंकर जोर जोर से हिलने लगा। सारी लोहे की चीजें उड़कर दीवार से जाकर चिपकने लगी। डेसमंड किसी तरह रेंगता हुआ उस ढक्कन के पास पहुंच गया। डेसमंड जानता था कि चाबी घुमाने के बाद वो खुद भी मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना लॉक में चाबी डालकर घुमा दी, जिससे अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आसमान में सफेद रंग की रोशनी तेजी से चमकने लगी। आइलैंड पर मौजूद हर व्यक्ति उस ऊर्जा को देख पा रहा था। कुछ पल चमकने के बाद वो ऊर्जा खुद ब खुद खत्म हो गई। माहौल सामान्य होते ही बेन ने वादे के मुताबिक माइकल को उसका बेटा और एक बोट देकर निश्चित दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा। इससे वो इस आइलैंड से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। माइकल ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैक और बाकी सभी उसे अपनी आंखों के आगे से जाते हुए देख रहे थे। इसके बाद बेन ने हर्ली को आजाद करके कैंप
वापस भेज दिया और जैक किट और सॉयर को अपने साथ अगवा करके ले गया। अंत में हम देखते हैं कि दो वैज्ञानिकों को धरती के एक कोने से अजीब सिग्नल मिला और यह सिग्नल उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का था। उन्होंने तुरंत डेसमंड की प्रेमिका पेनेलोपी को इसकी जानकारी दी। यहाँ हमें पता चलता है कि असली दुनिया में पेनेलोपी डेसमंड की तलाश कर रही है और आखिरकार उसे वो सिग्नल मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। और इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो गया। इसके आगे के पार्ट्स में हमें इस आइलैंड की ओर भी रहस्य और उस ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में पता चलने वाला है। अगर आपको इसका पार्ट 3 जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। जिसने भी इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।